स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से करके आगे सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार जिस दिन का इंतजार कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दोस्तों, बिल्कुल वही हुआ है। बताएंगे कांग्रेस पार्टी आलाकमान की ओर से क्या आदेश दिया गया है दोस्तों, और कब होगा मुख्यमंत्री पद को लेकर शपथ, और सिद्धरमैया के लिए क्या कुछ तय किया है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी के एक सांसद और 6 विधायकों के पलटी मारने की खबर सामने आ रही है दोस्तों। बताएंगे कौन ये सांसद है और कौन कौन पलटी मार रहा है विधायक दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के उपचुनाव की एक सीट को लेकर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव आ सकते हैं एक साथ दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों तो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब कर्नाटका के अंदर डीके शिव कुमार का दौर आना चाहिए और डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता और 100% कांग्रेसी है, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए और केंद्र की राजनीति में डीके शिव कुमार की बड़ी भूमिका होगी। ओबीसी समाज के बड़े नेता डीके शिव कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे तो पार्टी इससे जोरदार तरीके से मजबूत होगी दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री बदलने को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में बातचीत होती है दोस्तों। दोनों को दिल्ली बुलाया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होती है। इस बैठक में राहुल गांधी खुद मौजूद रहते हैं दोस्तों। और 2023 में कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका जीत के बाद सिद्धरमैया को 2.5 साल और 2.5 साल डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया था। और अब क्योंकि 3.5 साल हो गए हैं दोस्तों, तो जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को मिलनी चाहिए और कम से कम 20 साल वो राजनीति करेंगे। इसीलिए डीके शिव कुमार के साथ में कांग्रेस पार्टी आलाकमान पूरी तरीके से खड़ा दिखाई दिया दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के साथ साथ राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल सब मिलकर आगे के दिशा को लेकर चर्चा कर रहे थे दोस्तों। और उसके बाद जो फैसला हुआ है वो ये कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल है, सबने मिलकर यह फैसला लिया है कि डीके शिव कुमार को अब पार्टी की जिम्मेदारी देनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी देकर उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक हाईकमान ने सिद्धरमैया से कहा है कि आप राज्यसभा आइए, आप केंद्र की राजनीति करिए, हमारी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी संभालिए। ओबीसी समाज के बड़े नेता है सिद्धरमैया, इसीलिए केंद्र में उनको बुलाया जा रहा है दोस्तों। और कल यानी 28 तारीख को उनसे इस्तीफा देकर नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए पूरी तरीके से प्रबंध करने के लिए बोला गया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि कर्नाटका के अंदर डीके शिव कुमार कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा संकट मोचक के तौर पर जाने जाते हैं। चाहे अहमद पटेल को राज्यसभा का चुनाव जितवाना हो और कोर्ट तक लड़ाई लड़ना हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के विधायकों को सुरक्षित रखना हो, और हिमाचल प्रदेश में पार्टी टूटने से बचानी हो, और तमाम तरीके के मामले में काफी संकट मोचक के तौर पर दिखाई दिए हैं दोस्तों डीके शिव कुमार। इसीलिए पार्टी अब उनको आगे कर रही है। ऐसे में डीके शिव कुमार को धैर्य दिखाने, अनुशासन दिखाने यानी डिसिप्लिन दिखाने और पूरी तरीके से पार्टी के प्रति समर्पण के साथ साथ बिना बगावत करे पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने पर अब पार्टी की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक नए तरीके का जोश भरते हुए दिखाई देंगे दोस्तों, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज जाएगा कि पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम करेंगे तो पार्टी बड़े पोस्ट तक पहुंचाएगी दोस्तों। और इसीलिए कर्नाटका में ये एक बड़ा बदलाव है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि फैसला हो चुका है, जल्द ही इस्तीफा होगा और नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 6 घंटे चली चर्चा के बाद जाकर यह फैसला लिया गया है। तो सारे समीकरण को देखा गया दोस्तों, सोनिया गांधी जी से भी राय ली गई है और उसके बाद फैसला लिया गया है। तो राहुल गांधी के फैसलों में अब जबरदस्त तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। चाहे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन का मामला हो या फिर केरल के मुख्यमंत्री बनाने का मामला हो, कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से राहुल गांधी के फैसले के आधार पर चल रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी का दौर शुरू हो चुका है और इसीलिए ऐसे फैसले देखने को मिल रहे हैं, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर जो बगावत है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो अपडेट है वो ये कि ममता बनर्जी की पार्टी के एक सांसद काकोली घोष को बीजेपी के द्वारा वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी, सुरक्षा दी गई थी। तभी से अंदेशा जताया जा रहा था कि आज नहीं तो कल कई सारे लोगों के साथ में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है दोस्तों। लेकिन अब जो अपडेट है वो ये कि टीएमसी की सांसद काकोली घोष अकेले भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रही है दोस्तों, बल्कि साथ में 6 विधायकों को लेकर जा रही है। ऐसी रिपोर्ट छपी है और बताया गया है न्यूज 24 में कि टीएमसी के विधायक अनीसुर रहमान विश्वास और बीना मंडल के साथ साथ मोहम्मद अब्दुल मतीन और बसीरहाट क्षेत्र के 3 अन्य विधायकों के साथ में टीएमसी की सांसद काकोली घोष शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने जा रही है दोस्तों, बीजेपी में शामिल होने जा रही है। इस मामले को लेकर इतना कहा जा सकता है दोस्तों कि यह सच्चाई है कि ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर रही है और बड़े स्तर पर कर रही है। बल्कि 91 पार्षदों ने इस्तीफा हाल फिलहाल के अंदर ही दिया था। तो ऐसे में ममता बनर्जी को सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों और वापस से अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को बुरी
पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगी, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ भाजपा ने अभी हाल फिलहाल के अंदर किया है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी की पार्टी को अब कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन बनाना चाहिए, तभी जाकर पार्टी के नेताओं में एक मैसेज जाएगा कि विपक्ष मजबूत है और तभी वो पार्टी बदलने से पहले 10 बार सोचेंगे। आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर बीजेपी के नेता नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर की सीट खाली हुई है बिहार के अंदर, जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं दोस्तों। इस उपचुनाव को प्रशांत किशोर अपने व्यक्तिगत लड़ाई के तौर पर मैदान में उतरना चाहते हैं दोस्तों, यानी व्यक्तिगत चुनाव लेकर चल रहे हैं। और बांकीपुर चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 40 साल से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं हारी है और बांकीपुर की सीट पर होने वाले उपचुनाव के अंदर हम लोग इस बार जीत हासिल करेंगे और जनसुराज पार्टी सुनिश्चित करेगी कि उपचुनाव के अंदर जीतकर भारतीय जनता पार्टी को उसके गढ़ में हराया जाए और जनसुराज पार्टी बीजेपी से बदला ले। दोस्तों आपको बता दें कि पिछली बार 2025 के जब चुनाव हुए दोस्तों, तो नितिन नवीन को 98,299 वोट यहां पर मिला और आरजेडी की नेत्री रेखा कुमारी को 46,363 वोट मिला, यानी लगभग 62% वोट बीजेपी के नेता नितिन नवीन को मिला। दोस्तों कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये सीट काफी ज्यादा मजबूत है दोस्तों, और 60% 62% वोट मिलना अपने आप में बताता है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। यानी 2010 में इस सीट पर बीजेपी को 72% वोट मिला था दोस्तों। उसके बाद 2015 में बीजेपी के नेता नितिन नवीन को 60% वोट मिला था, फिर 20 के चुनाव में 59% और उसके बाद 2025 के चुनाव में 62% वोट मिला, यानी 60, 62, 70% तक वोट बीजेपी के खाते में बांकीपुर के अंदर जाता है। तो ऐसे में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी को हम उनके गढ़ में चुनाव हराएंगे और बाई इलेक्शन में हमारी जीत होगी तो हम बदला एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ मानेंगे, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी को बांकीपुर हराने के लिए आरजेडी और जनसुराज पार्टी दोनों का साथ में आना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की एक एक सीट पर जो बीजेपी के तथाकथित गढ़ कहे जाने वाले इलाके हैं, वहां पर जब बीजेपी हारना शुरू करेगी तभी बीजेपी को बिहार से बाहर खदेड़ा जा सकता है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर उड़ीसा के सीजी माली में आदिवासी समाज के लोग जल जंगल जमीन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। यूथ कांग्रेस आदिवासी समाज के लोगों के साथ में खड़ी है और अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और मीडिया में आपको नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी हर कोने के अंदर जोरदार तरीके से विरोध कर रही है दोस्तों। सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ आदिवासी समाज के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और खनन के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है दोस्तों। खनन के खिलाफ आम जनता खड़ी है। अगर आप भी मानते हैं कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह जाकर आम जनता की आवाज उठा रहे हैं और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल के एक और सांसद ने पलटी मारी है और बीजेपी में शामिल हो गए दोस्तों। सालों तक यानी कई सालों तक नवीन पटनायक ने हर मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन किया दोस्तों, लेकिन आज उनके राज्यसभा के सांसद छोड़ भाग रहे हैं। बीजू जनता दल के एक और सांसद ने दिल्ली में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता की मौजूदगी में बीजू जनता दल से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया दोस्तों। और देवाशीष सामंत राय ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दामन थामा है दोस्तों। और लंबे समय तक बीजेडी के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी माने जाते रहे हैं दोस्तों। पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने आरोप लगाया कि बीजू जनता दल में उन्हें व्यवस्थित रूप से अपमानित किया जा रहा था, नीचा दिखाया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने पलटी मारा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। यानी जो सारे नेता करते हैं दोस्तों पार्टी छोड़ने के बाद, बीजेपी में जाने के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी का गुणगान गाना, अब वो भी गुणगान गा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल के लिए एक सबक है दोस्तों, बल्कि कांग्रेस पार्टी जब भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलती है, खासकर दिल्ली के अंदर, तो बीजू जनता दल पहले जिसके पास अच्छे खासे सांसद हुआ करते थे, राज्यसभा के सांसद भी अच्छे खासे हुए करते थे, लोकसभा के भी, और सरकार होती थी उड़ीसा में, इसके बावजूद दोस्तों विपक्ष को सपोर्ट नहीं, समर्थन नहीं करते थे नवीन पटनायक। लेकिन आज स्थिति यह है दोस्तों कि नवीन पटनायक की पार्टी पूरी तरीके से समाप्ति की ओर पहुंच चुकी है, यानी बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और अकेले नवीन पटनायक बचे हुए हैं जो पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे हैं दोस्तों। लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर भी अपडेट आती रहती है कि वो ठीक नहीं रहते, जिस कारण से नवीन पटनायक वैसे सुपर एक्टिव दिखाई भी नहीं देते दोस्तों। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सोशल मीडिया यानी डिजिटल की दुनिया में कांग्रेस पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी के सनसनी के बाद एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि युवाओं के पेपर लीक से जुड़े मामले को लेकर और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक नया कैंपेन, एक नया मूवमेंट चलाने का फैसला लिया है दोस्तों। और सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी हम है असली कॉकरोच के नाम से कैंपेन चला रही है, मुहिम चला रही है दोस्तों। यानी सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी पहुंच और ज्यादा युवाओं के बीच में बनाना चाहती है। अगर आप भी मानते हैं कि सही फैसला है और युवाओं से सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर जुड़ा जा सकता है, और क्योंकि युवा कांग्रेस जिस तरीके से दोस्तों लगातार आंदोलन कर रही है और सड़कों पर उतरी हुई है, युवा कांग्रेस के साथ में युवाओं को खड़ा होना चाहिए। और पेपर लीक के मामले पर जहां पर दूसरे सब लोग केवल सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। चाहे मंत्री को घेरने का मामला हो, काला झंडा दिखाने का मामला हो, मंत्री के दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन करने का मामला हो, एनटीए के दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन करने का मामला हो, या फिर बीजेपी के हर राज्य के अंदर भाजपा दफ्तर में जाकर विरोध करने का मामला हो, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह
लगातार दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नीतीश राणे ने कहा कि कंप्यूटर पर तस्वीर लगाकर बकरा काटे। इस पर आरजेडी भड़क गई दोस्तों। दरअसल अपडेट यह है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह तलाश रहे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे जो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर अभी जगह बनाई जाए, क्योंकि दोस्तों दूसरी पार्टी से आकर जो बीजेपी ज्वाइन करते हैं नेता, वे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं दोस्तों। और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने अब एक और विवादित बयान देते हुए वर्चुअल बकरा ईद बनाने की बातें कही है। ईद के मौके पर बकरी के दिन कंप्यूटर पर फोटो लगाकर बकरा काटने के लिए बोला है। इस पर आरजेडी के लोग भड़क गए दोस्तों। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश राणे ने जिस तरह का बयान दिया है बकरी ईद पर, उन्होंने कुर्बानी के संबंध में जिस तरह की बात की है, यह भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो एजेंडे की राजनीति करती है, समाज में नफरत और कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की राजनीति करती है, उसी ने नीतीश राणे को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस तरीके की भाषा उचित नहीं है। और उन्होंने कहा कि बकरे ईद का समय आता है तो बीजेपी के लोग ज्ञान देने लगते हैं और ये जानबूझकर भाजपा के लोग करते हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, बीजेपी के नेता को क्या जवाब देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पहली बार ऐसा हुआ जब बहन कुमारी मायावती के द्वारा बुलाई गई बैठक के अंदर जो बातें हुई है दोस्तों, उसमें कुछ ऐसा हुआ है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर दरवाजे अभी बंद नहीं है। जो अपडेट है वो ये कि बसपा सुप्रीमो ने 24 मई को अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ गहन समीक्षा बैठक की दोस्तों, जिसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा चल रही है। इस बैठक के दौरान मायावती ने जो पार्टी और संगठन को लेकर चर्चाएं होती है और जो भी रिपोर्ट वगैरह मांगना होता है वे सारी चीजें की है दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया इस बैठक के बाद, और सोशल मीडिया पेज पर 2 पेज की प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, यानी प्रेस नोट जारी किया है दोस्तों। और मायावती जी के पार्टी के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया उसके अंदर जो बातें हैं उनसे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा ने अपने रुख में एक बड़ा बदलाव किया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो बातें लिखी गई है दोस्तों, उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर किसी भी तरीके की मनाही वाला पॉइंट हटा दिया गया है। यानी बसपा इससे पहले जो अपना प्रेस नोट जारी किया करती थी तो उसमें एक लाइन साफ तौर पर लिख दिया जाता था कि किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा और बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। और पिछली बार का प्रेस विज्ञप्ति और इस बार के प्रेस विज्ञप्ति में ये अंतर है कि इस बार ये बात लिखी नहीं गई है, यानी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा ये नहीं लिखकर मायावती ने कहीं ना कहीं एक तरीके से दोस्तों मैसेज भेजा है। अगर आप भी मानते हैं कि बसपा ये पहली लाइन में बता देती है किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन इस बार नहीं बता रहे हैं तो जरूर सोच समझकर ऐसा किया गया है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रयास कर रही है कि मायावती जी से संपर्क साधा जाए, बसपा के साथ गठबंधन को लेकर रास्ते खोले जाए, तो कहीं ना कहीं ये एक उसी दिशा में उठाया गया कदम कहा जा सकता है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर थालापति विजय ने यह सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है दोस्तों कि उनकी सरकार 5 साल चले। इसके लिए विधायकों को अपने साथ में जोड़ने के साथ साथ विधायकों के इस्तीफे को लेकर भी एक रणनीति के साथ काम किया जा रहा है दोस्तों। AIADMK यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का जो पार्टी हिस्सा है उसके 3 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया था। चौथे विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया है। चौथे विधायक इसाकी सुबाया ने अपने पोस्ट से इस्तीफा देते हुए थालापति विजय की पार्टी ज्वाइन कर ली है दोस्तों। और अब उपचुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य की राजनीति इसलिए ज्यादा गर्मा गई है दोस्तों क्योंकि थालापति विजय के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और थालापति विजय को इससे पहले कई सारे विधायक समर्थन कर चुके हैं, लेकिन थालापति विजय को पता है कि ये विधायक कभी भी पलट सकते हैं और इनको पार्टी में शामिल करवाया जाए। और इसीलिए दोस्तों थालापति विजय के साथ अब चौथा विधायक भी आ गया है। आपको बता दें कि काफी करीबी थे ये पलानीस्वामी के और पलानीस्वामी इस बात की उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे कि ये भी पलटी मारेंगे। तो ऐसे में दोस्तों थालापति विजय ने अपना समीकरण तो सेट करना शुरू कर दिया है। वो 5 साल राज करेंगे, 5 साल उनकी सरकार चलेगी और उपचुनाव में सब कुछ तय हो जाएगा। यानी जो उपचुनाव में बची हुई बातें हैं वो पूरी तरीके से तय हो जाएगी और थालापति विजय अपने दम पर भी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेंगे दोस्तों। और वैसे भी अगर 5 सीटें उनकी कम रहती है तभी कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर साथ में खड़ी है। तो कांग्रेस और थालापति विजय का गठबंधन इतना मजबूत है कि अकेले दम पर आराम से सरकार चलाएंगे। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि थालापति विजय अपने आप बहुमत हासिल कर ले और कांग्रेस पार्टी +5 के साथ उनके साथ जुड़े रहे तो आराम से कई सारे बिल पास होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी अभियान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है दोस्तों। अगर किसी और राज्य में ऐसा हो रहा होता तो मीडिया वाले चाणक्य बता रहे होते अमित शाह को, लेकिन थालापति विजय जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा है दोस्तों, उनको कोई भी इस तरीके की उपाधि नहीं दी जा रही है क्योंकि भाजपा वाले सोच रहे होंगे कि थालापति विजय की 5 साल से पहले सरकार गिरा देंगे, लेकिन मामला कुछ उल्टा ही बन रहा है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी 2029 से पहले भारत के प्रधानमंत्री होंगे। वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे के द्वारा यह दावा किया गया है दोस्तों। उनका मानना है कि देश के अंदर जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, देश के अंदर आर्थिक स्थिति आम जनता की खराब होती चली जा रही है, वो दिन दूर नहीं जब 2029 के चुनाव से पहले ही राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे दोस्तों। और 2 दिन पहले राहुल गांधी ने भी देश के अंदर सत्ता परिवर्तन को लेकर एक दावा किया था। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर राज्य और केंद्र में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले तो कुछ आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पोलिंग पंजाब के अंदर खत्म हो गई है दोस्तों। पंजाब में बम्पर वोटिंग की भी अपडेट आई है। लोकल बॉडी के यानी स्थानीय स्तर के चुनाव कराए जा रहे हैं, निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं दोस्तों, और लगभग 65% के आसपास वोट पड़ चुके हैं। 75 म्युनिसिपल के साथ साथ 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम और नगर परिषद के साथ साथ 20 नगर पंचायत की सीटों को लेकर वोट डाले गए दोस्तों। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से 35,000 से ज्यादा पोलिंग स्टाफ को काम पर लगाया गया था। 32,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी लगाए गए थे। और पंजाब में कुछ जगह पर आपस में नोकझोंक देखने को मिली, मारधाड़ देखने को मिली, बाकी हर जगह पर शांति थी। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल देखे तो सब कुछ शांति भरा रहा। और अब पंजाब के अंदर किस तरीके की हवा चल रही है दोस्तों, इससे पता चलेगा, क्योंकि पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव 2027 में होने वाले हैं और नगर निकाय के चुनावों के नतीजे कहीं ना कहीं उसे प्रभावित भी करेंगे। और एक तरीके सेमीफाइनल का नतीजा पता चल जाएगा तो फाइनल किस ओर जा रहा है ये बात भी सबके सामने क्लियर हो जाएगी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड के अंदर राहुल गांधी का दौरा होने जा रहा है दोस्तों। राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के नेता उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के गणेश गोदियाल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम बन चुका है, यानी राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड के अंदर 2 दिवसीय दौरे के लिए आ रहे हैं। इस दौरान अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पौड़ी उत्तराखंड के अंदर आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे और पूर्व सैनिक भाइयों के साथ में संवाद करेंगे। अगले दिन देहरादून में पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला के अध्यक्ष और विधायकों के साथ साथ जो पूर्व विधायक और युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस और एनएसयूआई और अनुसूचित जाति समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के पार्टी के कार्यकर्ताओं और सैनिक समाज के लोग और अन्य प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात करेंगे दोस्तों। यानी राहुल गांधी 2 दिन उत्तराखंड को पूरी तरीके से देने जा रहे हैं। 2 दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी खुद देखेंगे कि पार्टी संगठन के बारे में क्या कर रही है, पार्टी की रणनीतियां किस तरीके से काम कर रही है, कैसे जनता से संपर्क साधा जा रहा है और अग्निवीर योजना को लेकर जो सैनिकों के अंदर एक नाराजगी है, वो नाराजगी कैसे लगातार बढ़ती चली जा रही है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया है कि राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान ऐतिहासिक तौर पर मौजूद रहे, बड़ी संख्या में मौजूद रहे और ये सुनिश्चित करे कि यात्रा उनकी पूरी तरीके से सफल हो और उत्तराखंड परिवर्तन करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने अल्मोड़ा के अंदर विशाल जनसभा और रैली के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम पर लगा दिया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर रायकोट में कैंसिल चुनाव के मतदान के दौरान यानी काउंसिल के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पर हमले को लेकर दोस्तों पार्टी की तरफ से नाराजगी जताई गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के रायकोट के उम्मीदवार जगदेव सिंह जग्गा के ऊपर क्रूर हमला किया गया। भगवत मान सरकार के अधीन कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई और कहा कि गैंगस्टर और राजनीतिक गुंडे बेखौफ होकर पंजाब के अंदर घूम रहे हैं और सरकारी विज्ञापनों और रील्स में दावा किया जा रहा है कि कानून व्यवस्था अच्छी है, पंजाब के आम लोगों के हालात खराब होते जा रहे हैं और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता नेता इस समय अपनी जान पर खेलकर आम आदमी पार्टी सरकार को एक्सपोज कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता के साथ पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं और डर और हिंसा को अपने कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने नहीं देंगे और जंगल राज के खिलाफ हम लोग पंजाब की जनता के सामने जाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि हमको इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मौका दे और परिवर्तन करके दिखाए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पर हमले को लेकर ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर हापुड़ में मंगलवार को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची वितरित की दोस्तों और ये सूची धौलाना के ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ शर्मा और सिंभावली के ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र नागर और गढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष विजेंद्र त्यागी को सौंपा गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राकेश त्यागी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हापुड़ के सभी नगर अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को ये मतदाता सूची दी गई है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष इसे अपने मंडल अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष अपने वार्ड अध्यक्ष को सौंपेंगे। इस प्रक्रिया में लगभग 10 दिनों का टाइम लगेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता राकेश त्यागी ने कहा कि आगामी चुनाव तक तीनों विधानसभा सीट के सभी बूथों पर कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। उनका मुख्य कार्य मतदाताओं को उनके बूथ पर वोट डलवाने में मदद करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस बार संगठन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि एक मजबूत संगठन ही कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ला सकती है और चुनाव के अंदर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमने 24 में ये करके दिखाया है और फिर से करके दिखाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन को फायदा भी मिलेगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी पर निशाना साधा है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी के नेताओं और बीजेपी सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर निशाना साधा। 214 साल से ज्यादा उम्र की गाय की ही कुर्बानी की इजाजत दी जा रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर ये न्यूज टेम्पलेट जो छपा, इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि बड़े नीच लोग हैं भाजपाई। चुनाव के पहले गाय हमारी माता बोलते हैं और चुनाव के बाद 14 साल से अधिक वाली को काट दो ये बोलते हैं हमारा क्या जाता। फिलहाल तो कोई चुनाव भी नजर नहीं आता है। यानी चुनाव के हिसाब से बीजेपी का हिंदुत्व चलता है और खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से जुड़े
त्योहारों को लेकर ही बीजेपी को अपना हिंदुत्व याद आता है। ऐसे में दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये जो बात कही गई है, अगर आप भी मानते हैं कि 100% सही बात है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल खराब देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी अफरा तफरी ऐसी स्थिति है, क्योंकि छात्र लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनको क्यों कम मार्क्स दिया गया है, नंबर कम दिया गया है, जिस कारण से छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है दोस्तों। और सीबीएसई के अंदर जो मार्किंग यानी पेपर चेक करने का नया तरीका इस बार खोजा गया, ओएसएम का तरीका, जिसके लिए टीचर को ट्रेनिंग भी सही से नहीं दी गई दोस्तों। और कई सारे बच्चे जो पढ़ने लिखने में तेज हैं उनके नंबर काटे गए और इस कारण से उनका भविष्य अंधकार में है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के द्वारा इस मामले को लेकर जो बात कही गई है उसे वापस दोहराया है और पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि सीबीएसई का रिजल्ट पूरी तरीके से अफरा तफरी मचा रहा है और छात्रों के बीच में एक मैसेज भेज रहा है कि इन्होंने तैयारी नहीं की और छात्रों के भविष्य के साथ एकदम साफ तौर पर खिलवाड़ किया है। और ऐसे में सीबीएसई इस मामले पर संज्ञान लेकर छात्रों को न्याय की मांग की गई है दोस्तों। राहुल गांधी शुरू से ही छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और नीट पेपर लीक के बाद सीबीएसई का मुद्दा भी लोगों के बीच में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से भाजपा सरकार अच्छे से बच्चों के पेपर भी चेक नहीं करवा पा रही है, उसमें भी धांधली देखने को मिल रहा है, तो भाजपा सरकार की जो अक्षमता है एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत